नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी विचारधारा क्या है, नीतियां क्या है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना कोई स्टैंड नहीं होता है? क्या वो सिर्फ चुनाव जीतने की राजनीति के सिवा कुछ नहीं समझते हैं, जानते हैं? और वो इवेंट जीवी मात्र हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, चंद दिनों पहले आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, आरएसएस और उनके तमाम भक्तों ने इस देश के अंदर एक मुहिम चला दी थी कि इंडिया नहीं, भारत कहिए, भारत है, भारत ही रहेगा। और तमाम लोगों ने अपने उनके कई मुख्यमंत्री, मंत्रियों और तमाम तरह के वो लोग जो मोदी कुछ भी कह दे, यदि वो थूक दे तो वो चाटते अपनी जीभ से दिखाई देंगे। ऐसे तमाम सारे लोगों ने तत्काल भारत को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया और इंडिया को न जाने क्या क्या कहने लगे। जब इसको लेकर के बुद्धिजीवियों ने बताया कि ऐसे है, इंडिया पहले शब्द आया था, भारत तो बहुत बाद में आया। बहरहाल उनको तो जो समझ में आता है वही करते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान जहां तक सीमित है उससे ऊपर वो उठ नहीं पाते। तो जब ये बात कहते थे तमाम चीजों में, आप याद होगा भारत मंडपम, भारत प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इस तरह के तमाम चीजें की गई थी। और जब ये चीजें की गई थी तो कांग्रेस ने सवाल उठाया था कि नरेंद्र मोदी इतना भारत भारत कह रहे हैं, तो अपने में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखे हैं वो भी हटा दें। बहरहाल नॉन प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत भी हो गए, सब कुछ हो गए, लेकिन बीजेपी फॉर इंडिया रहा। इसी तरीके से तमाम और चीजें रही। अब आप देखिए, वही नरेंद्र मोदी जो कहते थे हर जगह भारत यूज हो, इंडिया ना यूज हो, तो कांग्रेस ने बताया था कि संविधान में स्पष्ट तौर पे लिखा गया है इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन अब जब एक ड्रामा बनाना है, इवेंट बनाना है तो बनाना है। तो कल उन्होंने एक इवेंट आयोजित किया, उसमें देश भर के यूट्यूब और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को उन्होंने बुलाया। उन्होंने क्रिएटिव और क्रिएटर्स के नाम से संबोधित किया और उसमें तमाम सारे लोगों को इनाम दिया, पुरस्कार दिया और इंडिया का जाने क्या क्या दिया। अब आप सोचिए, क्रिएटिविटी को लेकर के जब वो बात करते हैं तो अब इस मूवमेंट को नाम रखते हैं वो क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट। क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट। साहब, ये पूरे जो ये नरेंद्र मोदी अपने शब्द कहते हैं, इनमें कहीं इंग्लिश है नहीं लगता है। क्योंकि तब तो कह रहे थे कि इंडिया इंग्लिश शब्द है, जबकि इंग्लिश शब्द नहीं है इंडिया। इंडिया यूनानी शब्द है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसको जिस तरीके से प्रस्तुत किया वो आपके सामने है। तो यह आप समझ सकते हैं कि भारत और ये सारी चीजें जब ये कहानी गढ़ते हैं तो क्रिएट ऑन इंडिया कैसे हो गया। इंडिया भी है, क्रिएट भी है, ऑन भी है। तो आप इससे समझिए कि इस तरह से उन्होंने तमाम सारे लोगों को, और फिर क्रिएटर में जब उन्होंने बोला कि सबसे पहले शिव क्रिएटर थे और शिवरात्रि से उसको जोड़ा, पूरा ड्रामा उन्होंने क्रिएट किया। उस दौरान मैंने आपको कल बताया था कि उसी दौरान एक ज्योतिषी को जब वो अवार्ड दे रहे थे तो तमाम सारे हमारे लोगों ने कहा वो वीडियो लगाना चाहिए। वीडियो इसलिए नहीं लगाया कि कई बार उसमें कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए नहीं लगाते हैं। तो आप चाहें तो उसको जाके पीआईबी की साइट पर देख सकते हैं, जो इसके अवार्ड दिए हैं उसमें जब वो 52 मिनट के आसपास में नरेंद्र मोदी देते हैं अवार्ड उस ज्योतिषी को, तब वो बात बताते हैं कि कैसे वो सीट पाने के लिए फर्जी ज्योतिषी बन जाया करते थे। तो ये उसी का ही पार्ट। तो वहां पर उन्होंने ये कहा, इससे आप समझ। इसके अलावा वो एक रिपब्लिक जो है करके अर्णव गोस्वामी जिसके एडिटर इन चीफ है, उस चैनल में भी गए और उस चैनल में भी उन्होंने पता नहीं कौन कौन सी कहानियां बताई, कौन कौन सी चीजें गढ़ी। और मीडिया में जो मैं बार बार कहता हूं कि बिल्कुल इस हद तक की चाटुकारिता होती तो भी बर्दाश्त कर लेते,
जहां होता है ना कि हम पूरी तरह खोल के खड़े हो गए हैं, खड़े नहीं लेट गए हैं, आप जो जैसे चाहो वो करो, उस स्थिति में अर्णव गोस्वामी ने वहां पर अपनी लार जो है टपकाई, और नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें पत्रकारिता के गुण, कैसे पत्रकारिता करनी चाहिए, ये सिखाया। जो व्यक्ति एबीसीडी नहीं जानता है, वो व्यक्ति पत्रकारिता सिखा रहा है। और उस हॉल में मौजूद तमाम पत्रकारों ने, जैसे क्रिएटर्स के सम्मेलन में मोदी मोदी अब की 400 पार और ये सब नारे लगे, उसी तरीके से वहां पर भी मोदी मोदी हुआ। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति कुछ नहीं हो सकती है कि रिपब्लिक के उस कार्यक्रम में जो हुआ वो आप देखेंगे, उनके आप जाइए तो आप शर्म से शर्मसार हो जाएंगे। क्या ये मीडिया है या मोदी की कैंपेन लॉन्च हो रही थी? तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से इसके बाद में जिस तरीके से वो चीजें कहते हैं और जिस तरीके से हालत होती है, उसमें मोदी बताते हैं, जब आपको याद होगा भी गए थे कलकत्ता में, मेट्रो में बैठे थे और वहां की मेट्रो में, और वो करते हुए उन्होंने कहा कि मैं जब पहली बार बचपन में कल जो अब हो गया है कलकत्ता आया था, उस वक्त मैं मेट्रो में साहब सन 84 में मेट्रो शुरू हुई है कोलकाता में, और जब सन 84 में शुरू हुई हो, नरेंद्र मोदी का जन्म 1950 में हुआ, जो उनके सर्टिफिकेट बताते हैं, पता नहीं सही है गलत है, तो यदि वो तब भी आए थे तो 84 मतलब 34 साल से अधिक हो गए, और 34 साल से अधिक व्यक्ति कहेगा बचपन में आए थे, ये तो बचपन नहीं हो सकता है। और बचपन में खुद ही बताते हैं भीख मांग के खाते थे, और न जाने घर में कैसी थी माँ, वो करती थी बर्तन मांज के और सब करके करती थी। तो साहब अब वो सब चीजें देखिए तो अपने आप में इतना विरोधाभास है कि कब क्या क्या किया क्या नहीं किया, वो अपने आप में फर्जी दिखाई देता है। लेकिन मीडिया उसका गुणगान करता है, जिस तरीके से गुणगान करता है उसी के लिए सरकारी धन से, हमारे आपके धन से इस देश भर के हजारों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बुलाए गए, और जिस तरीके से उन्हें यूट्यूबर्स और दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले, और ये तमाम क्षेत्रों के थे, कोई धर्म के नाम पे था, जया किशोरी हो गई, ऐसे ही एक सीरियल तमाम सारे आते हैं उनके भी लोग थे, उसके अलावा ज्योतिषी हो गए, धर्म वाले हो गए, दूसरे दूसरे मनोरंजन वाले हो गए, तमाम कार्टूनिस्ट हो गए, इस टाइप के लोग बुला करके उनको खुश किया गया, उनको क्या क्या किया गया और सरकारी धन से। आप समझ सकते हैं उनके रुकने खाने और सबका 5 स्टार का, और जिस तरीके से खर्चा किया गया आने जाने का, आप उससे अनुमान लगा सकते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि हमारे धन से वह काम किया जा रहा है जो शर्मनाक है जिस तरह की स्थिति। फिर इसके बाद नरेंद्र मोदी और उनके लोग कहते हैं कि साहब मोदी जी तो कभी छुट्टी नहीं लेते, कभी कुछ नहीं करते, बड़े महान हैं। जब आप देखिए कभी लक्षद्वीप को ऐसे घूम रहे होते हैं, आज वहां पे कुर्सी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में, फिर अपने फोटो शूट कराते हैं और दूसरी चीजें कराते हैं, वीडियोस बनवाते हैं, सब करते हैं। आज वो कांजीरंगा जो है नेशनल पार्क है असम में, वहां पर हाथियों में, घोड़ों में, गेंडा में, सब में अपना सैर कर रहे थे, और वहां जीप से जंगल सफारी का आनंद ले रहे थे। और वो सारा काम जो है, जो आदमी छुट्टी लेके मस्ती में जाता है और करता है, वो सारे काम कर रहे थे। इसके पहले भी लगातार इसी तरह करते रहते। तो इससे ज्यादा आनंद क्या होगा कि हमारे आपके पैसे से वो आराम से सारा ऐश कर लेते हैं और छुट्टी भी नहीं लेते हैं, सैलरी भी लेते हैं इस बात की कि घूम रहे हैं, और उसके बाद में तुर्रा ये कि साहब कभी छुट्टी नहीं लेते हैं, 24 घंटे काम में लगे रहते हैं, सोते तक नहीं। तो ये अपने आप में बताता है कि किस तरह का माहौल है और किस तरह की स्थितियां हैं और क्या वो परोसते हैं। जब वो ये सब ड्रामे दिखाते हैं
तो उस वक्त में लगता है कि प्रधानमंत्री सिर्फ इन ड्रामों को दिखाने के लिए हमारे पैसे से वो तीर्थाटन करते हैं, हमारे पैसे से वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो भी कह दो और दुनिया के तमाम देशों में जाकर के जो एंजॉय करते हैं वो सब क्या छुट्टी नहीं? लेकिन नहीं है साहब उनकी परिभाषा। तो जब ये सब वो ड्रामे कर रहे होते हैं तो लगता है कि आखिर वो कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। ऐसे ही में एक सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई आसान है, जहां पर अपना संसाधन, अपने पैसे, अपनी पार्टी, अपने सबका खर्च करके भी उसको भी कैसे बैन कर दिया जाए, रोक दिया जाए, उस पैसे को छीन लिया जाए, उस पर काम होता है। उसके बावजूद राहुल गांधी लड़ते हैं, उन्हें सजा सुनाई जाती है, उन्हें जेल भेजने की कोशिश होती है, उन पे मुकदमे दर्ज होते हैं। हिंदुस्तान में किसी राजनेता पे पॉलिटिकली कारणों से, उनके बयानों से और दूसरे कारणों से जो हमला वो करते हैं सच्चाई को लेकर, उसको लेकर के इतने मुकदमे नहीं होंगे जितने राहुल गांधी के ऊपर। राहुल गांधी के ऊपर अब तक 28 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और 28 मुकदमे जिस पे दर्ज हो उसके बावजूद वो लड़ रहा है, डर नहीं रहा है। यह अपने आप में बड़ी बात है। सजा भी दे दी है, सोचिए आप, और वो भी सजा थोड़ी बहुत नहीं, उस धारा की सबसे मैक्सिमम सजा दे दी। उसके बाद ये हाल, फिर भी राहुल गांधी डरते हैं। वो डर के नाम से उनको नफरत सी है जिसे कह सकते हैं, लेकिन वो मोहब्बत की बात करते हैं। वो बार बार संदेश देते हैं डरो मत, तो वो नहीं डरते हैं। यही नरेंद्र मोदी का डर है और इसीलिए शायद वो ये सब करते हैं। और जब ये करते हैं तो सवाल उठता है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में भी तमाम सारे गद्दार भी हैं, अच्छे भी। तो राहुल गांधी जब यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं उसमें वो बार बार मुद्दा उठा रहे हैं उन पिछड़ों का, उन दलितों का, उन आदिवासियों का और उन वंचितों का। जब मुद्दा उठाते हैं और उसके लिए लड़ते हैं तो तमाम सारे उन लोगों को तकलीफ हो जाती है जिन्होंने जिंदगी भर गांधी नेहरू परिवार के आगे पीछे घूमकर या कांग्रेस पार्टी में तमाम तरह से ड्रामे करके ऐश करी होती है, उन्हें तकलीफ हो जाती है। कल कांग्रेस पार्टी ने अपने 39 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी और जब उन्होंने अपने 39 प्रत्याशियों की सूची जारी की तो सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी जो बार बार हक की बात करते हैं, पिछड़ों के, दलितों के, आदिवासियों के और सबके, महिलाओं के, तो उन्होंने उसको पूरा किया। उन्होंने अपनी उस 39 लोगों की सूची में, जिसमें खुद राहुल गांधी भी शामिल है, उसमें 61% जो टिकट दी वो पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को दी। आप इससे समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने कितना बड़ा काम करके दिखाया। उन्होंने परवाह नहीं की कि नतीजे क्या होंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमने बार बार कहा है तो हम पिछड़ों को दें। और उन्होंने यह भी संदेश दे दिया अब कोई प्रिविलेज्ड नहीं है इस कांग्रेस में, हर कोई उसी तरह से काम करेगा जैसे चाहा जाएगा पार्टी। और इसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनको भी टिकट दी। उन्होंने अपने विशेष सलाहकार केशव वेणुगोपाल को भी टिकट दी कि आप भी लड़िए, वो राज्यसभा सदस्य हैं और बघेल विधानसभा सदस्य हैं। इसी तरीके से कई जगह उन्होंने वो प्रयोग किए, कहा नहीं आपको अब आना पड़ेगा चुनावी राजनीति। यह बड़ा संदेश था। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा होता है कांग्रेस पार्टी से मध्य प्रदेश के एक बहुत सीनियर नेता है और वो 4 बार राज्यसभा सदस्य रहे, गांधी परिवार के बड़े क्लोज रहे, सुरेश पचौरी। और जब अभी मनमोहन सिंह सरकार होती थी तो आप याद करिए मनमोहन सिंह जी के साथ में
उनके प्रधानमंत्री कार्यालय के जो पीएमओ के मिनिस्टर थे ये सुरेश पचौरी थे, ये प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और भी बहुत कुछ रहे। और साहब स्थिति ये है कि ये छोड़ के भाजपा में चले जाते हैं। संजय शुक्ला एमएलए रहे, वो भाजपा में चले जाते हैं। इसी तरीके से 2-3 और नाम हैं जो भाजपा में चले जाते हैं, और ये सारे वो लोग हैं जो चुनाव नहीं जीत सके, यानी हारे हुए लोग, और इन्हें भाजपा अनमोल रतन की तरह से लेती। सुरेश पचौरी के भाई पंकज पचौरी को प्रधानमंत्री का मीडिया सलाहकार लगाया गया। आप याद करें, जिस परिवार को सब कुछ दिया हो, 4-4 बार राज्यसभा में भेजा हो, वो लोग आज ये करते हैं। उनकी बेटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अधिकारी है, और उनके घर में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के भी इंचार्ज ये रहे कुछ समय, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। तो वहां के कर्मचारियों को, वहां के ड्राइवर और उनकी ड्यूटी इनके घर पे लगी हुई थी। इनकी बेटी के लिए वो काम करता था, इनके लिए काम करता था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इस दशा में के लोग रहे हैं जो कैसे भी मलाई खाए। अब जब मौका नहीं लग रहा है कि राज्यसभा भी नहीं मिल रही है और नहीं मिल रहा है, तो भाई भाग लो, उस तरह के लोग। तो राहुल गांधी यही तो चाहते थे कि ऐसे लोग भागे जो सिर्फ पद चाहते हैं, जो लड़ना नहीं चाहते, जो देना नहीं चाहते। हमें चाहिए वो लोग जो हमारे साथ, मैं पूरे दिन धूप में, गर्मी में, बरसात में, ठंड में, बर्फ में, सब में यदि लड़ रहा हूं इस देश के लोगों के लिए, तो हमारे लोग उतना न सही थोड़ा तो लड़े। लेकिन वो लड़ने की नहीं, फिर पिछड़ों को क्यों इतना हक देने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, दलितों को इतना हक देने की बात क्यों कह रहे हैं, आदिवासियों को इतना हक देने की बात क्यों कर रहे हैं, वो अल्पसंख्यकों के हित की बात क्यों कर रहे हैं, वो जो गरीब वंचित सवर्ण कास्ट के भी लोग हैं उनको भी हक देने की बात क्यों कर रहे हैं, युवाओं को और महिलाओं को हक देने की बात क्यों कर रहे हैं। इससे बड़ी तकलीफ हो जाती है उन लोगों जो तमाम सामंती व्यवस्था के पक्षधर रहे हैं। और जो लोग इस तरह के होते हैं निश्चित रूप से वो भागते हैं, उन्हें तकलीफ होती है कि राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात क्यों कर रहे हैं। राहुल गांधी जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो तमाम सारे लोगों को तकलीफ होती है। मेरे भी, चूंकि मैं खुद ब्राह्मण हूं, इसलिए तमाम सारे मेरे जो ब्राह्मण मित्र हैं उनके कॉल आते हैं कई बार, अरे राहुल गांधी ये क्या कर रहे हैं, वो तो ब्राह्मण और इनको वो गिराने की बात कर रहे हैं, इनके कर रहे हैं। मैंने कहा काहे का गिरा रहे हैं भाई, वो तो ये कह रहे हैं जिसका जो है वो हक मिलना चाहिए, इसमें बुरा क्या है। उनका हक अभी तक आप मार रहे थे तब ठीक था, अब वो हक देने की बात कर रहे हैं और जब वो इसके लिए लड़ रहे हैं तो आप उसके खिलाफ हो जाते हैं। कहे आप सोचिए तो मैं उन्हें ये पीछे की तस्वीर दिखा देता हूं। मैंने कहा इसमें आप देख लीजिए, एक पिछड़ा है, एक जो है बनिया कम्युनिटी से है, एक ब्राह्मण है। यह इस बात का संदेश है कि कांग्रेस किसी एक की कभी नहीं रही। उसमें मौलाना आजाद भी जो है रहे हैं अध्यक्ष, और दलित भी रहे हैं अध्यक्ष, और मौजूदा अध्यक्ष। तो इससे आप समझ सकते हैं, और उसमें किसी क्षेत्र का भी नहीं रहा, उसमें बंगाल से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, संस्थापक अध्यक्ष थे, और तमिलनाडु से भी थे, आज कर्नाटक से है, कभी कहीं से रहे। तो ऐसी स्थिति में आप यह जान लीजिए, कांग्रेस सामाजिक न्याय की दिशा में जब काम कर रही तो आपको दर्द क्यों हो रहा है, तो जवाब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लोग दूसरे का हक मारना चाहते हैं। और राहुल गांधी ने अब जो नई राजनीति की है वो हर व्यक्ति को उसका हक देने की बात की। इसीलिए ये तमाम मीडिया संस्थान के लोग हों, तमाम सारे दूसरे पूंजीपति हों, और वो लोग हों जो राहुल गांधी पर हमला करते हैं और उसमें नरेंद्र मोदी की मदद करते हैं। क्यों?
क्योंकि उनको अपनी जो इन्होंने प्रिविलेज ले रखा है इस पे खतरा नजर आता है और उस खतरे से बचने के लिए वहां जाते हैं। आप याद करिए, पंडित नेहरू ने जब समाजवाद का नारा दिया था, सबसे पहले हिंदुस्तान में समाजवाद का नारा ही उन्होंने दिया और तब कांग्रेस पार्टी के ही कुछ लोग थे जो भाग खड़े हुए थे और उन्होंने उस समय स्वतंत्र पार्टी बनाई थी और आरएसएस के साथ मिलकर के जो जनसंघ होता था उनका, उसके साथ मिलकर के पंडित नेहरू के खिलाफ पूरा मुहिम चलाई थी और जो बाद में जनता पार्टी में सब विलय किए और सब बने। ये सारा इतिहास सामने, इसलिए यह जान लीजिए, यह लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। इस लड़ाई में त्याग करने को जो तैयार होगा वही योद्धा है, नहीं तो सब झूठ है। और मोदी मीडिया झूठ फैलाने के लिए, उनकी कैंपेन चलाने के लिए हर खेल कर रहा है, वो सरकारी पैसे से, आपके पैसे से। और मोदी के इवेंट देखते जाइए। जय